लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में बहुत बच्चों को डाउट है, दोबारा उसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर और एंगल बिटवीन टू वेक्टर में क्या होता है, देखो पहले कौन सा करवा दें, पहले शिफ्टिंग देख लो। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि आप इंडिपेंडेंट है वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए, बट एक कंडीशन होना चाहिए कि उसका कभी एंगल चेंज नहीं करना चाहिए। लाइक देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसे रखा हुआ है ना, इस तरह से रखा हुआ है, तो ये वेक्टर का जो आपको दिख रहा है, मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, बट कहीं भी पुट कर सकते हो स्पेस में, किसी पोजीशन में पुट कर सकते हो आप। लाइक स्पेस में मान लो ये वेक्टर यहाँ पे था, तो आप चाहो तो इसको उठाकर यहाँ भी रख सकते हो ऐसे, इसको भी ए वेक्टर ही बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो इसका एंगल हर जगह कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस में इसका 30 डिग्री। तो एक्स के साथ इसका एंगल कभी चेंज नहीं करना चाहिए। अगर एक्स के साथ इसका एंगल चेंज करेगा तो बोलेंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा एक्स के साथ इसका एंगल सेम रहना चाहिए हमेशा। अगर यहाँ पे 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस लॉजिक सर। समझ गए? ये बात समझ गए ना? जैसे देखो, अगर मान लो कोई 5-6 वेक्टर यहाँ पे आपको दिए थे कल एग्जाम्पल में, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे है मान लो, फिर आपका ऐसे है, तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा इतने सारे वेक्टर का? मान लो ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है। तो आपको ऐड करने का ट्राई ऐसे करना है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो। ट्राई करना है ऐसे करके। देखो, तो मान लो फर्स्ट वेक्टर हम उठाए इस तरह से, अब फिर कोई दिखा यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लेके चल सकते हैं यहाँ पे इसको। देखो, बिकॉज एंगल चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं ना, और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से। मान लो हम इसको ऐसे, इसको उठाएं, बी वेक्टर को उठाएं, इसको इधर ले लिए, फिर सी वेक्टर को उठाएं, ऐसे ले लिए, ठीक है, फिर ई को उठाएं, ऐसे ले लिए। आगे बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर डी क्या होगा, डी जाएगा, ये रहा। तो आपको क्या करना है कि हर वेक्टर सेम एंगल होना चाहिए इसका। देखो, ये जैसा था वो ऐसा ही है। फिर बी आपका जैसा था, पहले फिर कौन लिए, डी लिए हम, फिर ये रहा डी, फिर लिए, फिर कौन लिए, बी लिए, ये रहा बी, फिर कौन सा लिए हम, फिर सी लिए, फिर सी लिए, फिर ई लिए, और फिर लास्ट में कौन सा लिए, डी लिए। सॉरी, लास्ट में कौन सा लिए, डी तो ले चुके हैं ना, बस यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको चाहो तो एक साथ ज्वाइन करके एक शेप बना सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो एंगल स्पेस में इसका रहेगा वो एंगल कभी चेंज नहीं होगा। ये लॉजिक क्लियर है? यस सर। और बात समझ गए अब? तो आपने किया क्या बेसिकली, आपने ये किया कि वेक्टर स्पेस में यहाँ कहीं रखा हुआ था, इसको उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। देखो, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट कर दिए, है ना। बट इस बात का ध्यान रखें, जो एंगल यहाँ पे रहेगा सेम एंगल यहाँ पे रहना चाहिए, एंगल चेंज नहीं करना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आपका था एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इसका एंगल जब भी निकालोगे तो या तो टेल टेल एक साथ ज्वाइन होना चाहिए तो इसके बीच का एंगल निकलेगा, या तो हेड और हेड ज्वाइन होना चाहिए तो उसके बीच का एंगल निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि इसका टेल और इसका हेड है तो फिर एंगल यहाँ पे नहीं होगा, या फिर ऐसा आ जाए इसका हेड और इसका टेल हो तो फिर एंगल यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में, आपको इसमें या इसमें कन्वर्ट कर देना। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या इसको शिफ्ट कर सकते हैं आगे? देखो तो क्या इस वेक्टर को आगे बढ़ाकर शिफ्ट कर सकते हैं? देखो दोबारा बना रहे हैं इसको, ये ऐसे था ए वेक्टर मान लो इसको, ये था बी वेक्टर। तो मान लो बी वेक्टर को टेल को उठाएं और कर दिया यहाँ पे, तो लेकिन एंगल का ध्यान रखेंगे सेम होना चाहिए। देखो, तो क्या इसको उठाकर जब ऊपर कर दिया क्या ऐसा बनेगा शेप इसका? देखो तो क्या इसी को एंगल बोलेंगे?
Yes, sir. Yes, लॉजिक समझ sir. रहे हो तुम? Yes, sir. इसको तुम इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं? देखो इसको पैरेलली यहाँ मूव करवाओ। देखो इसको हम दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं। देखो ये ऐसे था, अब इसको क्या करेंगे, उठा कर शिफ्ट करके यहाँ रख देंगे। देखो चेक करो, तो क्या एंगल फिर से आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब बात समझ रहे हो? तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से एंगल निकाल पा रहे हैं। तो एंगल जब भी निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है कि टेल टेल साथ होना चाहिए, तो हेड हेड साथ होना चाहिए। टेल हेड का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको वही एंगल लेके चलना है जिस एंगल पे आपको टेल टेल और हेड हेड का कॉम्बिनेशन मिलता हो। अदरवाइज अगर कोई और कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो क्या करना है, उसको इन दोनों शेप में इन दोनों शेप में कन्वर्ट करना है। क्या लॉजिक क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात और छोटू, जो कल बताए थे आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट वाला पोर्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेट वैल्यू जो रिजल्टेंट आता है, अगर मान लो ए और बी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा है। तुम सपोज करो एक ऑब्जेक्ट पे, ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक फोर्स आगे अप्लाई किए, एक फोर्स तुम अप्लाई किए ऊपर। ठीक है, तो बताओ, जस्ट इमेजिन, फील करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके घर पे रखा हुआ है, आपके बेड पे रखा हुआ है, आपका भाई राइट में पुश कर रहा है, आप ऊपर पुश करो, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? दोनों के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा? एग्जैक्टली बीच में जाएगा, Yes, sir. या फिर Yes, sir. लेफ्ट के बीच में जाएगा, पीछे जाएगा, नीचे जाएगा, या इन दोनों कहीं कहीं भी बीच में जाएगा? ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, पीछे जाएगा कि नीचे जाएगा? इसको ए मान लो, ऑप्शन बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, कौन सा ऑप्शन? A, sir. Sir, A. इसलिए Sir, ये तो फील करने वाली बात थी, ऑब्वियसली ये होगा, इसमें कोई डाउट यहाँ पे है नहीं कि ये होगा नहीं होगा ना। अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि इसका आंसर ए होगा, लेकिन ये एक वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब इस बात को दिमाग में एकदम ठूस कर भर लो, जब जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे ही आपका भी आंसर आना चाहिए। जब भी आपका, जैसे मैंने कल सिखाया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने बोला रूट ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड। और जिसका सिंबल क्या होता है? जिसका सिंबल होता है आपका क्या? मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस के अंदर जब निकालते हैं उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कल मैंने सिखाया था आप लोगों को, इस बात को मैंने फोकस भी किया था, बोला भी था इसको याद कर लो, समझ लो, जैसे करना कर लो, बट आपको भूलना नहीं चाहिए चीज़ ना। अब रिजल्टेंट की बात कर, रिजल्टेंट का मतलब ये होता है छोटू कि इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर याद रखना, रूट ओवर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब बताओ ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे? 90. 90। तो कॉस 90 क्या होता है? 0. 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, बचा क्या? ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ गए? जब एंगल 90 होगा तो ये रहेगा आपका आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ गए? एंड थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान रखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ये डिपेंड करता है एंगल कितना बीच में। तो जब भी आपको लिखना होगा आंसर रिजल्टेंट का, आपको हमेशा इस टर्म में लिखना है और एंगल आपको निकालना है अपने तरीके से, जो आपको मैंने सिखाया। और क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा, क्वेश्चन के शेप को, फिगर को पढ़ो, समझो, और उसके बाद आप आंसर निकालो। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर मैंने रिवाइज करवा दिया। अब किसी को डाउट है या आगे बढ़े? अगर मान लो एक वेक्टर थीटा एंगल बनाते हुए, इसका मान लो ये वैल्यू है 5 है, मान लो ये मान लो 37 डिग्री बना रहा है, मैग्नीट्यूड 5 है, 37 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ। तो बोलो एक्स क्या होगा? मैंने क्या सिखाया था? एक्स का मतलब जब भी लिखना हो तो उसका हाइपोटेनियस एक ऐसे ड्रॉ कर लो, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इंटू कॉस के साथ एंगल बिकम्स एक्स। और वाई जब भी लिखना हो हाइपोटेनियस इंटू साइन के साथ एंगल,
y जब भी लिखना हो तो साइन जरूरी नहीं है, x जब भी लिखना हो तो कॉस होना जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि एंगल किसके साथ अटैच है। एंगल जिसके साथ जिस एक्सिस से अटैच होगा दैट बिकम्स कॉस, और एंगल जिस एक्सिस से अटैच नहीं होगा दैट बिकम्स साइन। इन द सेम वे अगर मान लो सेम क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये 5 और यहाँ मान लो कर दिए 37 डिग्री, तो अब बताओ अब क्या लिखेंगे छोटे लोग, जल्दी बोलो। y क्या होगा? क्या y 5 cos 37 डिग्री होगा? क्या x आपका Yes. 5 sin 37 डिग्री होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक बात Yes, और sir. आपको बताते हैं कि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन में जनरली 37 53 डिग्री यूज करते हैं। तो ये 37 डिग्री हो गया ट्रायंगल के लिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5 बोलते हैं। बाकी फॉर्मूला याद कर लो। cos 37 कितना होगा? cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5। sin 37 कितना होगा? p/h 3/5। cos 53 डिग्री कितना होगा? b/h, तो 50, ये 90 है तो ये बन गया 53 डिग्री, 53 3/5। साइन 53 कितना होगा? 4/5। tan 37 क्या होगा? p/b 37 ये रहा, p कितना? 3/4। tan 53 डिग्री कितना होगा? 53 मतलब 4/3। अगर मान लो जनरली बहुत बच्चे भूल जाते हो, ऐसे करना 37 यहाँ एंगल लिखना, 90 ये रहा, तो आपका रेस्ट रिमेनिंग एंगल कैसे निकाल देंगे? डायरेक्टली दोनों माइनस कर देंगे 180 से, तो 53 आ जाएगा। जैसे ये 90 है तो दोनों कॉम्बिनेशन 90 होना चाहिए, तो 37 प्लस 53। नाउ 37 जहाँ लिखिएगा स्टार्ट 3 से है तो 3 के सामने 3 कर देना, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता ही 5 कर देना, बचा कितना? 4। 3 4 5 का कॉम्बिनेशन, ये ट्रिपलेट याद रखना, 3 4 5 कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको कॉपी करना है, कॉपी कर ले, आगे बढ़ेंगे। आप लोग रिजोल्यूशन कैसे करना होता है? हमेशा आपको x और y में कन्वर्ट करना होता है, और कोई एंगल आपका पर्टिकुलर गिवन पार्ट पे है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी एंगल, देखो एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं कि कभी भी फोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वेक्टर अप्लाई किया जा रहा है, वो कभी भी आपका बीच में नहीं होना चाहिए, लाइक एक्स और वाई में होना चाहिए, लाइक एक्स एक्सिस में होना चाहिए या तो वाई एक्सिस में होना चाहिए। अगर मान लो बीच में है तो क्या करोगे? उसको आप कन्वर्ट कर लो, एक्स एंड वाई में कन्वर्ट कर लो। और जब भी आपका बीच में एंगल होगा तो हमेशा उसको एक्स एज वेल एज वाई दोनों में रिजॉल्व करो। जैसे लास्ट देखो मैंने क्या समझाया, इस पार्ट को मैंने क्या किया? एक्स में भी रिजॉल्व किया, वाई में भी रिजॉल्व किया। ऐसा गलती मत करना कि सिर्फ एक में रिजॉल्व कर रहे हैं, हमेशा बीच वाला पोर्शन को हमेशा एक्स एंड वाई दोनों में रिजॉल्व करना है। इस बात, क्या बात किसी को चमका नहीं चमका? डाउट है किसी को? No, sir. चलो अब देख लो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने से पहले आप सब बच्चों को यहाँ पे साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल है वो वैल्यू याद होना चाहिए। वैसे एक बार रिवीजन करवा देते हैं। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 डिग्री, ये मैंने आपको लॉजिकली ग्राफ से भी समझाया हुआ है। और साइन 90 Yes, sir. होता है? साइन 90 जल्दी बताओ। 1 कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। और cos 1 क्या होता है? 0. सब बच्चों को ये दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं इसलिए नोटबुक निकालना पड़ जाए। आपसे हम साइन 30 पूछ सकते हैं, कॉस 60 पूछ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। जो आंसर साइन 30 का आएगा वही आंसर कॉस 60 का आएगा, जो आंसर साइन 60 का आएगा वही आंसर कॉस 30 का आएगा, और जो आंसर साइन 45 का आएगा वही आंसर कॉस 45 का आएगा। ये ऐसा आपका रहता है, देखो ये ऐसे चलता है, ऐसे है ना। आपका आंसर इस तरह चलता है साइन और कॉस के लिए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? अब कौन ऐड करना है? इतना बच्चा लेट क्यों आ रहा है सर? तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखो आपको पता है कि वेक्टर जनरली दो टाइप के होंगे, एक स्केलर एक वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो स्केलर को जब मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम्स स्केलर प्रोडक्ट,
छोटू ध्यान देना, जब स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम्स स्केलर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम्स वेक्टर प्रोडक्ट ना। अब इन दोनों का सिंबल होता है अपना, जब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर। लाइक दो वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट बिकम्स स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को डॉट के साथ, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इन द सेम वे वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। एक एक बात बहुत तरीके से ध्यान रखना, जो बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बस समझो चीज़ों को, बट याद रखना आपका काम है। अब इसमें क्या लॉजिक दे आपको कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं? डिफाइन कर दिया गया तो कर दिया गया। जो चीज़ डिफाइंड है ऑलरेडी, स्केलर को डॉट बोलते हैं तो बोलते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे हर बच्चे का नाम होता है, घर पे भी किसी का नाम घर में चीकू है तो ऑफिशियल मतलब स्कूल में नाम उसका है क्या है, अभिनव नाम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या है। तो दो नाम दिया गया है, स्केलर को डॉट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। तो ए डॉट बी का मतलब हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इन द सेम वे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो कैसे कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और कहाँ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। देखो जैसे आपको पता है ना कि वर्क डन, ओके, वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। सर वेक्टर। स्केलर है कि वेक्टर है? सर वेक्टर। Sir. इतना तो पता होना चाहिए छोटू, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग। वर्क डन कैसा क्वांटिटी है? स्टम, सर स्टम सर वर्क डन स्केलर है। स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो कैसे छोटू, अरे किसी ऑब्जेक्ट पे आप मान लो फोर्स अप्लाई करने जा रहे हो, आपने फोर्स अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, अपने की तरफ है बट आपने फोर्स अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर एंगल अप्लाई किया। देखो तो आपका फोर्स का डायरेक्शन कुछ और है, ऑब्जेक्ट कहीं और भाग रहा है, तो क्या देखो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रहा ना। जब अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऑब्जेक्ट कहीं और अप्लाई हो रहा है, आपका फोर्स कहीं और अप्लाई हुआ, ऑब्जेक्ट कहीं आगे बढ़ रहा है। यस और नो? अरे बचपन में खिलौना खेलते थे, एक खिलौना था जो रस्सी से बंधा होता था, तो रस्सी खींचना स्टार्ट की ऊपर की तरफ, तो रस्सी खींच रहे हैं ऊपर, ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है आगे, तो फोर्स कहीं और है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन बोलते हैं। बट ये आपका है कैसा वर्क डन? स्केलर। आपने देखा अभी फोर्स कहीं और डिस्प्लेसमेंट कहीं और, तो इसको वर्क स्केलर बोल दिए। तो स्केलर बोल दिए तो इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई तो करना है। क्लास 9th में क्या सिखाते थे? इफ मल्टीप्लाइड, ये सीधा ही करते थे। एफ को फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, दैट बिकम वर्क डन। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वाला मल्टीप्लाई करे, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करे कि क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करे। आपको पता है वर्क डन स्केल है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। अगर वर्क डन आपका होता है वेक्टर तो वेक्टर करते। क्या लॉजिक ले रहे? Yes, sir. बात समझिए। जैसे मान लो इस सेम एग्जांपल दे रहे हैं, टॉर्क, टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क सब बच्चों को बता चुके हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए टॉर्क क्लास में। टॉर्क का मतलब क्या होता है? किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए जब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई किया आपने और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो आपका होगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना। इफ क्रॉस डी आर बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। तो टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तब अप्लाई करना है। ये समझने के लिए पहले आप गिवन क्वांटिटी को देखोगे, वो क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपका वो क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, अगर क्वांटिटी आपका वो वेक्टर तो वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। क्या बताओ, किसी को डाउट इस लॉजिक में? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं? डाउट हो तो यस सर। Yes, sir.
मयंक डाउट है क्या? अक्षत? नो सर। अब ध्यान सुनना, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। सो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। ये आंसर आपको याद होना चाहिए। देखो, अब ध्यान सुना, ठीक है? हम यहाँ पे एक आपके लिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप, आपको बता चुके ऑलरेडी। वाई को बोलते हैं जे कैप, और जेड को बोलते हैं के कैप। ठीक है। ये बात क्या सबको पता है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. देखो ध्यान सुनना। अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, ध्यान सुनना। देखो, आपको पता है कि दो क्वांटिटी को स्केलर प्रोडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे कॉस भी मल्टीप्लाई होगा, और कॉस का आंसर आप देख सकते हो, कॉस 90 का आंसर कितना होता है? 0, और का आंसर क्या आता है? 1। आप ये बताओ, आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ? आई डॉट आई का मतलब क्या दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ? आई भी इधर ही है और दूसरा आई भी इधर ही है, क्या दोनों के बीच का एंगल 0? थीटा कितना आ गया? 0। बोलो, आई डॉट आई मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? आई डॉट जी कितना आएगा? 90 आएगा, नहीं आएगा? 90 आएगा। आई डॉट के में कितना आएगा? 90 आएगा, नहीं आएगा? बट आई डॉट आई में क्या आएगा? 0। 0. तो जब भी आपका सेम क्वांटिटी आ जाए, जब भी आपका सेम रहे, लाइक जे डॉट जे, के डॉट के, तो इसका आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। इस बात को याद रखना। आप देख सकते हो cos 0 1 हो जाता है, इसीलिए आई डॉट आई 1। बट बाकी जो रहेगा हमेशा कितना आएगा? 0। बाकी क्या होगा? रेस्ट क्वांटिटी आपका 0। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो एंगल 90 हो गया, तो एंगल 90 हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। क्या ये लॉजिक क्लियर है बच्चों को? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सर ये एक बार फिर से बताना। हाँ, ये देखो ना, सुनो सर हो गया सुनो भी। देखो एक बात और सुनना अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड होता है। आप देख सकते हो इसका आंसर कैसा है। देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। क्या है इसका आंसर? 1 या 0 आ रहा है क्या? एंड 1 एंड 0 किसी डायरेक्शन sir. बताता है क्या? इज 1 एंड 0 सिग्निफाइज एनी डायरेक्शन? नहीं। क्या सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी ऑलवेज अ मैग्नीट्यूड। क्लियर लॉजिक? समझ के बात को? बिकॉज स्केलर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन होता ही नहीं इसके पास। जब डायरेक्शन होगा नहीं तो आंसर कैसे आएगा? ओनली मैग्नीट्यूड के टर्म में आएगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, लेकिन अब वेक्टर है, अब वेक्टर प्रोडक्ट करने जा रहे हो। वेक्टर प्रोडक्ट करने जाओगे तो आपका आंसर डायरेक्शन के साथ आना चाहिए ना। ये बात समझ रहे हो क्या? यस सर। ना बोलते रहोगे तो समझ में आएगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, तो पढ़ाने मुझे मजा भी आएगा। शांत बैठे रहोगे तो मुझे कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर कैसा आएगा? मैग्नीट्यूड ओनली। आंसर यहाँ मैग्नीट्यूड के टर्म में आया कि नहीं आया? तो Yes, sir, आया। आंसर कैसा आएगा? विद डायरेक्शन आना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, Yes, sir. आना चाहिए। सर नो, यस सर। देखो नट Sir. टाइट करो छोटू। देखो ध्यान दो, ये आपका ऐसे है, ठीक है? ये आपका ऐसे है, नट बोल्ट टाइट करो। तो मान लो इसको y को, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ध्यान सुनना,
इज दिस एक्स एक्सिस, और इसको क्या वाई एक्सिस बोलेंगे? वाई को यस सर। sir. वाई को एक्स की तरफ घुमाओ और घुमाकर पूरा सर्कल घुमा बना दो उसको, लाइक नटबोल्ट को टाइट करो। अब देखो वाई को एक्स की तरफ घुमाएंगे तो कैसे घुमाएगा? ऐसे घूमेगा। तो बताओ नटबोल्ट किधर आ रहा है? अगर ऐसे घुमाओगे तो कहाँ जा रहा है नटबोल्ट? सर अंदर। अंदर जा रहा है। मतलब अब वाई को जे को आई की तरफ घुमाओगे तो अंदर जाएगा, तो के कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ, यस सर। ये लॉजिक ले रहे हैं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. या फिर इसको समझने का सिंपल तरीका ऐसे याद रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो ऐसे, क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। उल्टा लाइक आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस। तो बोलो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? के। जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई। के क्रॉस आई कितना हो जाएगा? जे। जी। अब उल्टा करके माइनस के साथ बोलना। बोलो उल्टा कर दो। आई क्रॉस के क्या होगा? Minus J. माइनस जे। के क्रॉस जे कितना होगा? Minus I. माइनस आई। और क्या बचा? जे क्रॉस आई क्या होगा? Minus K. Minus zero. तो आपको मैंने लॉजिक भी बता दिया। मैंने आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रटवाया, मैंने आपको लॉजिक से भी समझाया आपको कि एक्चुअली में होता क्या है। हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए घुमाते हैं। नटबोल्ट को टाइट करो, सिंपल सा, ठीक है? नटबोल्ट टाइट करो। आपका मर्जी है कि आप मान लो अंदर वाले को पॉजिटिव, बाहर वाले को नेगेटिव लेके चल रहे हो, तो आपकी मर्जी। तो हम जहाँ डिफाइन किए वैसे ही आपको भी डिफाइन करना है। ये आंसर डिफाइन रहता है आपके क्वेश्चन के अंदर भी। कौन चिल्ला रहा है? हाँ ना, ऐसा मत किया करो क्लास में। म्यूट करके बोलना जो बोलो। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. कॉपी करना है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि आपको अभी से लेकर पूरे क्लास 12 तक काम आएगा, इवन आईआईटी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। और ये टॉपिक है क्या? इसका नाम, टॉपिक का नाम है लैमिस थ्योरम, ठीक है? अब लैमिस थ्योरम क्या कि बच्चे को अप्लाई करने आना चाहिए। होता क्या, थ्योरम बच्चे समझ तो लेते हैं बट उसको अप्लाई नहीं करते क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने भी आना चाहिए, ठीक है? आज बता दिए तो आपको थ्योरम पता रहेगा, थ्योरम समझ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन के बीच में अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसका कोई मतलब ही नहीं समझने का फिर। क्योंकि देखो ये क्या है ना कि अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन को अगर करना चाहते हो तो कर लोगे, ठीक है? बट लैमिस थ्योरम किसी भी क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मान लो निकालना है तो कम से कम वो 10 मिनट ले रहा है, लैमिस थ्योरम उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैलकुलेटर के सामने दे देगा आपको। अब बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करवा देगा लैमिस थ्योरम। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें थ्योरम कब अप्लाई करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है ना। सबसे पहला चीज ध्यान सुना, तो टॉपिक आपका है लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले आप सबको एक थोड़ा सा एक बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट यहां देते हैं। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ये फोर्स है मान लो 5 न्यूटन का विथ 37 डिग्री, इसका वेट मान लो 10 kg का है, और एक फोर्स लग रहा है मान लो इस तरफ लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का विथ 53 डिग्री, ठीक है? तो और क्या बोल सकते हैं, हाँ, वेट इसका कितना होगा, नीचे की तरफ होगा, कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। 10 kg इंटू 10, वेट क्या होता है? मास इंटू जी के बराबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो मास 10 kg का 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100 न्यूटन आया कि नहीं आया? ना। लैमिस थ्योरम तभी अप्लाई करना आपको जब 3 फोर्स दिख रहे होंगे। कितने फोर्स? 3 फोर्स होने चाहिए, ठीक है? तो पहले यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं।
लाइक ये 3 फोर्स है आपके, एक फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, तीनों का मान लो नाम कर लेते हैं। दिस बिकम्स F1, इसको बोल लो मान लो F2 बोल लो, इसको मान लो F3 बोल लेते हैं, इसको अल्फा एंगल बोल लेते हैं, इसको बीटा एंगल बोल लेते हैं, इसको गामा एंगल बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। F1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। अब 3 इक्वेशन मिल गया, 3 से इक्वेट कर दोगे, आंसर डायरेक्टली आपका आ जाएगा। ये है लैमिस थ्योरम। मतलब ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आपको 30 सेकंड तक में कैलकुलेट करवा देगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को, लाइक ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लो सॉल्व करने जाओगे, कम से कम छोटू 4 से 5 मिनट मिनिमम तो लगना ही लगना है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, ऊपर ही लग जाएगा कभी कभी। तो बहुत ही लंबे कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व करवा देगा लैमिस थ्योरम। बट आपको समझ में आना चाहिए कब अप्लाई करना है। तभी अप्लाई करना जब 3 फोर्स एक ही पॉइंट पे हो। अगर मान लो मैंने बोला ऐसे एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, ऐसे, तो आप क्या करो, तीनों टेल को उठाओ, तीनों टेल को उठाओ के एक जगह पे कर दो। चलो एक फोर्स यहाँ लो, यहाँ पे ऐसे है, तीनों टेल को उठाओ एक जगह पे रख दो। ये फोर्स ऊपर था, ये फोर्स राइट में था, ये फोर्स यहाँ था। तो आपको फिर देखो क्या लैमिस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं ना। इन द सेम वे ये 3 फोर्स दिख रहा है ना, तो तीनों के टेल को एक जगह कर दे क्या? देखो तो तीनों टेल को उठा के एक जगह कर दें। यहाँ पे हम बताना चाहिए छोटू। देखो 5 न्यूटन इस तरफ था, 10 न्यूटन इस तरफ है, और 100 न्यूटन 100 न्यूटन नीचे। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या है ना, देखो आप एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हो छोटू। देखो ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, 90, तो ऑब्वियसली एंगल कितना होगा? अरे लीनियर पेयर से पूरा 180 होना चाहिए ना। 780 वेरी गुड। लीनियर पेयर से 180 होना चाहिए, तो 53 ये रहा, 37 ये रहा, तो 53 प्लस 37 90 होता ही है। बचा कितना? 90 हो गया। 90। अब आपको पता कि ये एंगल 90 है, तो 90 प्लस 37 कितना हो गया? बता, पूरा एंगल 127 हुआ कि नहीं हुआ? 127। अच्छा, और ये कितना हो गया? 143 हुआ कि नहीं हुआ? बोल जल्दी बोलो। ये 90 ये 53 कितना हो गया? 143। आप डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे 10 न्यूटन के अपोजिट कौन सा एंगल है? आप बोलोगे 10 अपॉन 120 साइन 127 डिग्री, यस और नो? यस सर। और 5 अपॉन कितना, 5 अपॉन कितना लिखोगे? साइन 143 और 100 अपॉन क्या लिखोगे? 90 साइन 90 लिखोगे नहीं लिखोगे? बताओ। sin 90 yes अब sir देख तो बेटा यहाँ पे देख तो बहुत सिंपल है। क्या आप यहाँ पे 100, अच्छा एक यहाँ पे अननोन फोर्स रहेगा, लाइक सब तो नोन यहाँ हो गया ना। एक मान लो इसको F1 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप निकाल सको। मान लो इसको F1 बोल दिए, इसको हम 5 न्यूटन नहीं बोले, F1 बोल दिए। आपको क्वेश्चन में F1 निकालने बोला, तो आप क्या करोगे? F1 कितना हो गया? देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। यहाँ सब बच्चों को लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सिखा चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा चुके हैं, याद करो। तो सेकेंड को थर्ड से इक्वेट कर दो, F1 निकल गया, या सेकेंड को फर्स्ट से इक्वेट कर दो, F1 निकल गया। बोलो लॉजिक क्लियर है कि नहीं? कितना सिंपल तरीका निकालने का। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। सिंपल है। Yes, sir. अब इसको पहले आप कॉपी कर लो, उसके समझाते कि इसी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको कि बाकी तरीके से कैसे सॉल्व करना होता है। देखो एक ऑब्जेक्ट था, तो मान लो इसे फोर्स F1 अप्लाई किया गया 37 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 37 डिग्री। मान लो F2 फोर्स अप्लाई किया गया 53 डिग्री पे, और 10 kg का ऑब्जेक्ट था, तो नीचे कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 100 न्यूटन। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया था बिना लैमिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बात कर रहे हैं। लैमिस थ्योरम आपको अप्लाई करना आ गया, आपको आंसर सिंपल तरीके से निकालने आ गया। लेकिन बिना लैमिस थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने बोला था जब भी आपको कोई एंगल, जब भी कोई आपको फोर्स, कोई यूनिट
आपको अगर एक्स और वाई को छोड़कर कहीं बीच में दिखे, दोबारा बोले, रफली बोल रहे टर्म को, ऐसा कहीं सेंटेंस लिखा नहीं होता बुक में, बट आपको समझाने के लिए, जब भी कोई फोर्स, जब भी कोई यूनिट आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ना होकर बीच में कहीं होगा, तो उसको क्या करना है आपको, उसको दोनों में रिजॉल्व करना है, एक बार एक्स में एक बार वाई में रिजॉल्व करना है, यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताओ, इसका एफ एक्स में वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या इसको एफ में F1 cos 37 बोलेंगे, यस और नो? Yes, sir. क्या इसको y में F1 sin 37 बोलेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए बोलो, इसके लिए इसको क्या F2 cos 53 बोलेंगे, यस और नो? Yes, sir. इसको क्या F2 sin 53 बोलेंगे? Yes, sir. मैंने बोला अगर बीच में होगा एक्स और वाई को छोड़कर, तो आपको दोनों में रिजॉल्व करना है। ऐसा मत करना गलती से एक्स में करके छोड़ दिए, एक्स और वाई दोनों में करना। अब फिर से जितना फोर्स मिल गया, अब सबको देखो, अब ध्यान दो, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया दोनों में, मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया दोनों में, अब इसको भूल जाओ। अब एक पॉइंट बनाओ, सारे फोर्स को यहाँ पे दोबारा बना लो। एक राइट में है F1 cos 37, यस और नो बोलते जाना छोटे लोग। एक Yes, लेफ्ट sir. का F2 cos 53, यस और नो। ऊपर दो फोर्स, कौन सा ऊपर है, F2 sin 53 प्लस F1 sin 37, यस और Yes, sir. और नीचे कितना है? 100 Newton. तो क्या हमने सारे फोर्स को एक्स और वाई में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? Yes, sir. अच्छा, इतना करने के बाद आपको मान लो ऑब्जेक्ट आपका इतना होने के बाद रेस्ट पे है, मतलब ये भी फोर्स इधर लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इसे मान लो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। तो जब रेस्ट पे है तो क्या एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। बोलो। Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0, यस और नो? बिकॉज नेट फोर्स Yes, sir. मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 तो मास इंटू 0, 0 क्या हो जाएगा? पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो इसके लिए आप दो कंपोनेंट बनाओगे, एक बार एक्स के लिए फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस। बताओ एक्स के लिए, बताओ क्या लिखेंगे? F1 cos, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 cos 37 माइनस F2 cos 53 इज इक्वल टू 0, यस और नो? पहला इक्वेशन। Yes, sir. अच्छा, सेकेंड इक्वेशन वाई के लिए बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आप लिखोगे F2 sin 53 ऊपर वाला प्लस F1 sin 37 माइनस 100 नीचे वाला इज इक्वल टू 0। बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, दो sir. इक्वेशन, दो अननोन, और इसको x मान लो, इसको y मान लो। क्या क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल किए हो? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड करना आता है, नहीं आता है? Yes, sir. इक्वेशन और दो अननोन, F1 F2 अननोन है कि नहीं है? क्या इसको सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. आई बात समझ में? तो कैलकुलेशन 4 से 5 मिनट खींचा कि नहीं खींचा हमारा? Yes, sir. तो बिना लैमिस थ्योरम और सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, और नहीं करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन आपका बेनिफिट ये मिल रहा है कि लैमिस थ्योरम किसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में कर दे रहा है, कंपटीशन में खासकर उसको यूज़ करना है। इनफैक्ट आप सीबीएसई में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लैमिस थ्योरम पढ़ना है आपको, तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। करो, आंसर निकालो फटाफट, जल्दी से कॉपी करो सारे बच्चे, जब हो जाए तो। देखो मान लो आपका दो वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 8, द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट A and B are A vector is equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and B vector is equal to 2i cap प्लस j कैप माइनस 2k। अरे छोटू, जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? देखो, अगर मैंने बोला यहाँ पे आपको निकालना है A डॉट B निकालना है और A क्रॉस B निकालना है, मान लो
ठीक है, आपको पता है ना कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड आना। और इसका आंसर ये भी आपको याद होगा कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन, सेम वाले को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे यस सर 1 आएगा। और डिफरेंट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर जीरो आ जाएगा। ये बात पता था ना, सेम यस सर सेम वाले वन और डिफरेंट करेंगे तो जीरो। ए क्रॉस बी में आंसर मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, डायरेक्शन आएगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आएगा। आपको याद है ये चीज? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, तो आपको ये पता है ना कि अगर मान लो हम इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सिंपल तरीका, अगर मान लो क्लास 8 की बात करते हैं, क्लास 8 के बच्चों को मैंने बोला 3x माइनस 4y प्लस 2z, 12z को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y प्लस 4z से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे आप, x को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। इस टर्म को ऐसे से मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते? क्लास 8 के बच्चे करते ना? यस सर। तो यहाँ क्या अलग चीज हो गया क्या? यहाँ भी वैसे ही कर दो। देखो दो तरीके से करते हैं, एक को मैट्रिसेस मेथड से निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से, वो आपको भी नहीं बताएंगे, ठीक है, उसको बाद में बताएंगे। लेकिन आप सिंपल 8th क्लास के बच्चे की तरह करो ना सॉल्व, आपको हो जाएगा आंसर, चेक करो। तो यहाँ भी उतना भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब आंसर डायरेक्टली हर बच्चा जवान पे रखेगा। देखना कैसे रखेगा आंसर। क्या आपको मैंने बताया अभी क्या कि आंसर 1 तभी आएगा जब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से, तो बाकी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। बाकी 0 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब इस आई को सिर्फ आई से ही मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक क्लियर है क्या? अब बाकी से मल्टीप्लाई यस सर क्या आ जाएगा? अरे नहीं, यस कैसे पता चलेगा? बोलो ना। यस सर जीरो। तो बताओ, ये आई कैप इंटू आई कैप बिकम्स 1 और 3 इंटू 2 बिकम 6, तो आंसर कितना? 6 चलो, जे कैप इंटू जे कैप बिकम 1 और माइनस 6 आ गया, माइनस 6 तो माइनस 6। -6 फिर के कैप इंटू के कैप बिकम्स 1 और 2 इंटू 2 कितना हो गया? -4। तो बता Minus कितना आ गया? -4। तो मैग्नीट्यूड -4 -4 आ गया। क्या सिंपल था, टफ था? सिंपल था सर। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि अब यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे याद रखना है आपको कि यहाँ पे सेम वाले टर्म में जीरो, सेम वाले टर्म में जीरो, अब बाकी डिफरेंट वाले टर्म में आंसर आएगा। याद था ना? बिकॉज आई क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा आएगा, नहीं आएगा? साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। क्रॉस में तो साइन थीटा, आई आई मतलब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। दोनों सेम कंपोनेंट लेके चलोगे तो एंगल 0 डिग्री, साइन 0 0। इसका मतलब यहाँ पे याद रखना आपको, सेम वाले में 0 और डिफरेंट वाले में डायरेक्शन आएगा। सर्कल याद है ना? आई जे के सर्कल याद है? यस सर ये वाला सर्कल याद है? आई जे के याद रखना। चलो बताओ, तो आई आई 0 हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो आई इंटू जे कितना होगा? आई इंटू जे होगा के, तो पहले के यहाँ पे लिख देते हैं। और क्या 3 इंटू 1 3 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे, आई इंटू के क्या होगा? आई इंटू के कहाँ गया? आई इंटू के माइनस जे, आई आपका माइनस जे आ गया। कोई दिक्कत? एंड 3 इंटू -2 क्या होगा? -6। तो क्या इसको +6 जे कर ले? यस सर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसका काम खत्म। अब ऐसे करके इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दोगे। इस बार इससे इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, बाकी में करना है हम लोग को। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या आंसर निकाल पाओगे सब? ये वाला सर, ये वाला एक बार फिर से बता दो। ये वाला देखो, आई कैप इंटू आई कैप 0, इससे नहीं करेंगे, किससे करेंगे? अगले से करेंगे। आई कैप इंटू जे कैप, तो आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है? के कैप, तो गिर दे के कैप। ठीक है तो क्या डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो 3 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। अब अगले से करते हैं, मतलब इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले वाले टर्म में तो आंसर 0 आ गया, बिकॉज आई कैप 0 डिग्री, साइन 0 0। दूसरे वाले में किए तो 3 के कैप आ गया ना। तीसरे वाले करते हैं, तो आई कैप इंटू के कैप, तो आई कैप इंटू के कैप माइनस जे कैप आएगा। -j का अच्छा, और 3 इंटू -2 क्या? -6 आएगा। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। तो ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करना है। अब बोलो कोई दिक्कत? नो सर No, sir. क्या किसी बच्चे को
तो फिजिक्स का आपका ऑफिशियली मैंने वेक्टर कंप्लीट कर दिया। अब जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। बोलो। सर लेमिस लॉ, लेमिस थ्योरम में है थोड़ा। क्या लेमिस थ्योरम? सर जैसे उसका फॉर्मूला था F1 अपॉन में साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें हाँ एंगल फाइंड करने में, हाँ, एंगल्स फाइंड करने में सर कि अल्फा में कौन सा भी। एंगल क्वेश्चन में रहेगा आपका, वहां निकाल लोगे आप। लाइक हमेशा एंगल निकालना तो ऑपोजिट वाला एंगल देखना है पूरा का पूरा। से फोर्स ये रहा 5, तो 5 का ऑपोजिट जो पूरा एंगल वो लिखना है साइन के साथ। इसके ऑपोजिट जो एंगल पूरा वो लिखना है, इसके ऑपोजिट जो एंगल रहेगा पूरा ये लिखना है। सर मैं सर वो सेम सेम देख रहा था इसलिए। नहीं, क्वेश्चन में रहेगा, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिए, क्वेश्चन में रहेगा सिंपल तरीके से रहेगा। अगर मान लो साइन 127.9 आ गया, तो वहाँ को साइन 129 का वैल्यू गिवन रहेगा आपके लिए, उतना टफ नहीं बनाएगा आपको। ओके सर।